अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। आज हम लोग देखने वाले हैं लवणता को ही। कल हमने लवणता के बारे में सॉरी, थोड़ी हिचकी है। तो कल हमने लवणता के बारे में देखा था कि किस तरीके से लवणता बढ़ती है और किस तरीके के समुद्र के टेम्परेचर में किस किस तरीके से लवणता बढ़ती है। तो आज हमें वही चीजें देखनी और कि कौन सी जगह में लवणता अधिक मिलती है, किस वजह से लवणता कम मिलती है। ठीक है, ताकि समुद्र में जो धाराएं चलती है उसके आधार पर देखेंगे कि प्रचलित पवनों की वजह से भी लवणता पर फर्क पड़ता है। प्रचलित पवने क्या होती है ना, आपको पता ही है, मैंने पवने आपको पढ़ा दी, व्यापारी पवने, पछुआ पवने, उसके अलावा भी पवने होती है। तो प्रचलित पवने क्या करती है ना, प्रचलित पवने ना वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देती है। जब भी प्रचलित पवने चलेंगी वो क्या करती है, वाष्पीकरण की दर को बढ़ाती है। और मैंने आपको बताया था जहां वाष्प अधिक होता है वहां लवणता अधिक अधिक मिलती है। ठीक है, तो प्रचलित पवने क्या करेंगी, वाष्पीकरण को बढ़ाएंगी। इसका मतलब सॉरी, वाष्पोत्सर्जन, जिससे लवणता अधिक। इन्हें जैविक इकाइयों का मतलब होता है, यानी कि जो भी समुद्री समुद्री मछलियां हैं जिनकी डेथ हो जाती है समुद्र में ही, या और भी चीजें जैसे कि पेड़ पौधे वगैरह जो कि डेड हो जाते हैं, वो बाद में उन्हें जैविक इकाइयां कहते हैं। और जो ये जैविक इकाइयां होती है ना, ये समुद्र में जल्दी घुलती है और अति घुलनशीलता के वजह से इनके, आपको पता ही है कि हर एक के बॉडी में नमक की मात्रा भी पाई जाती है। तो इनके घुलनशीलता की वजह से लवणता क्या है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैविक इकाइयां मिलने के कारण क्या होता है, बढ़ती है, जिससे लवणता बढ़ती है। मार्कर काम नहीं कर रहा है और अभी मैं मार्कर ला नहीं पाऊंगी, तो मैं आपको बता रही हूँ, आप लिखते जाइए। ठीक है, जैविक इकाइयां बढ़ने से घुलनशीलता बढ़ेगी, घुलनशीलता बढ़ने से लवणता बढ़ेगी। ठीक है, घुलनशीलता बढ़ेगी और लवणता बढ़ेगी। ओके, मैं थोड़ा सा अगर अक्षांश के आधार पर बताएं, आपको पता होगा कि गोलार्ध के मध्य में एक लाइन गुजरती है जिसे हम 0 डिग्री लाइन कहते हैं। इसके उत्तर और दक्षिण में अलग अलग टाइप होता है। जैसे कि ये देखिएगा, ये 0 डिग्री है, तो इसके उत्तर और दक्षिण में यहाँ पर भी लवणता अलग अलग पाई जाती है। उत्तर में जो भी महासागर मिलेंगे वहां की लवणता अलग होती है, दक्षिण की अलग होती है। तो ये कैसे पता चलता है को उत्तरी गोलार्ध में लवणता थोड़ी कम होती है। रीजन, उत्तरी गोलार्ध में लवणता इसलिए कम होती है क्योंकि यहाँ जो प्रचलित पवने होती है ना, वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। वो प्रचलित पवने कम कम चलती है। जैसे कि आपने देखा कि व्यापारिक पवने थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जो व्यापारी पवने है ना वो पछुआ पवने से ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे जो है प्रचलित पवने जो की है थोड़ी कम चलती हैं, की वजह से यहाँ पे लवणता कम होती है। सेकंड, आपको पता होगा कि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप की संख्या अधिक है। महाद्वीप की संख्या क्या है, ये जमीनी स्तर उत्तरी गोलार्ध में अधिक होने की वजह से जहां भी जमीनी स्तर होगा वहां पहाड़ होंगे, और जहां पहाड़ होंगे वहां नदियां निकलेंगी। तो जमीनी स्तर अधिक होने की वजह से यहाँ नदियां बहुत ज्यादा निकलती है, और नदियां क्या है, समुद्र में मिलती है। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से यहाँ लवणता कम पाई जाती है। और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में आपको पता ही है, प्रचंड 50, चीखता 40, चीखता 60, ये खतरनाक पवने पे चलती है जो कि बहुत तेज अवस्था में चलती है। तो इसके वजह से यहाँ पर क्या है, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, नंबर 1। और नंबर 2, यहाँ पर कुछ जमीनी स्तर कम होने की वजह से यहाँ नदियां कम मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ का पानी खारा अधिक होगा। ठीक है, तो उत्तर में लवणता कम मिलेगी, दक्षिण में लवणता कम मिलेगी। पहले लिखिए, उत्तर में लवणता कम, दक्षिण में अधिक। उत्तर में कम, दक्षिण में अधिक। अब रीजन लिखना उत्तर में, यहाँ प्रचलित पवने कमजोर होती हैं। यहाँ के प्रचलित पवने दक्षिण दक्षिण की अपेक्षा कमजोर होती है। ऐसा नहीं है कि वो कमजोर होती स्ट्रांग है, लेकिन दक्षिण की पवनों की अपेक्षा कमजोर होती है। तो लिखिएगा, यहाँ की पवने दक्षिण की अपेक्षा कमजोर होती हैं। यहाँ की पवने दक्षिण की अपेक्षा कमजोर होती हैं। नंबर 2, जमीनी स्तर अधिक होने के कारण यहाँ अनेकों नदियां मिलती हैं। जमीनी स्तर अधिक होने के कारण यहाँ अनेकों नदियां मिलती हैं। नंबर 2, जमीनी स्तर अधिक होने के कारण यहाँ अनेकों नदियां मिलती हैं। और दक्षिण में उसी का उल्टा, यहाँ प्रचलित पवने मजबूत होती हैं। यहाँ के प्रचलित पवने मजबूत होती हैं तथा समुद्री स्तर अधिक होने के कारण यहाँ नदियां तथा जमीनी स्तर कम होने के कारण यहाँ नदियां कम होती हैं। जमीनी स्तर कम होने के कारण नदियां कम मिलती हैं। जमीनी स्तर कम होने के कारण नदियां कम मिलती हैं। 3 चीजें बता रही हूँ,
देखो समुद्र में क्या होता है ना, समुद्र के स्तर को नापने के लिए एक लाइन होती है हर समुद्र में नापने के लिए। मतलब ये वो लाइन होती है जो उसके मैक्सिमम बिंदु को दर्शाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लाइन है तो ये बताएगी कि इस इलाके तक का तापमान अधिक होगा। यानी कि ये वो लाइनें होती है जो बताती है कि इतने स्तर तक का तापमान अधिक होगा, लवणता अधिक होगी, घनत्व अधिक होगी। मतलब ये लाइन उस चीज के मार्गदर्शक है जो दर्शाती है कि इतने स्तर में लवणता अधिक होगी या कम होगी। और उसके बाद नीचे 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 उसकी संख्या या तो कम होती जाएगी या अधिक होती जाएगी। मतलब ये वो लाइन है जहां से कोई भी चीज घटना शुरू होगी या बढ़ना शुरू होगी। मतलब इतने तक का तापमान हो, घनत्व हो, कोई भी चीज हो, लगभग लगभग समान होगा। या तो यहाँ पर कोई तापमान अधिक होगा या कम होगा, या लवणता अधिक होगी या कम होगी। और उसके बाद वो धीरे धीरे या तो घटेगी या बढ़ेगी। तो यानी कि ये वो लाइनें होती है जो दर्शाती हैं कि कौन से कि समुद्र के इतने स्तर में तापमान लवणता क्या रहेगी। और उसके बाद वो या तो उनकी संख्या घटती जाएगी या बढ़ती जाएगी। तो अलग अलग लाइनें होती है हर चीज को नापने के लिए समुद्र के अंदर। पहला पहला है आपका पिकनोक लाइन। पिकनोक लाइन, पिकनोक लाइन, पिकनोक लाइन में लिखिएगा समुद्र में, यह समुद्र में घनत्व की प्रवणता, घनत्व की प्रवणता, प्रवणता, प्रवणता मैंने आपको बताया था। प्रवणता का मतलब होता है प्रवणता का मतलब मैंने होता है गहराई। कहने का मतलब है घनत्व की प्रवणता का अर्थ है कि ये वो लाइन जिसके बाद से घनत्व में कितना अंतर आ रहा है वो उसको दर्शाएगा। यानी कि ऐसी लाइन जो बताएगा कि अब घनत्व कितना घट रहा है, बढ़ रहा है समुद्र के अंदर। अब ये जो घनत्व है अंदर तरफ को क्या है, तो ये वो जो पर्टिकुलर लाइन है, ये जो पर्टिकुलर लाइन है जो ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये बताएगी कि इसके बाद घनत्व क्या हो रहेगा, ये तो बढ़ेगा या घटेगा। तो उसकी प्रवणता को दर्शाएगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, पिकनोक लाइन। सेकेंड है आपका थर्मोक लाइन। नाम से समझ में आ रहा होगा थर्मोक लाइन। आपको पता ही हम लोग थर्मामीटर का यूज करते हैं। थर्मामीटर का यूज किस लिए होता है, टेम्परेचर को नापने के लिए। तो ये किसकी प्रवणता दर्शाएगा, तापमान की प्रवणता, यानी कि तापमान के अंतर को। मतलब ऐसी लाइन जहां से तापमान या घनत्व में अंतर होना शुरू हो जाता है, मतलब अंतर आना शुरू हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अलग अलग लाइन। पिकनोक लाइन घनत्व की प्रवणता, थर्मोक लाइन तापमान की प्रवणता को दर्शाएगा। ठीक है, हेलोक लाइन आपके दर्शाएगा लवणता को, लवणता की प्रवणता को, लवणता की लवणता में अब अंतर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये यानी कि कौन सी लाइन के बाद से लवणता में अंतर आना शुरू होगा वो दर्शाएगा आपका हेलोक लाइन। पिकनोक लाइन, थर्मोक लाइन एंड हेलोक लाइन। फटाफट लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, मैं अभी आगे क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। एक्चुअली हिचकी हो रही है बार बार, तो मैं ज्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। तो बीच बीच में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। और मार्कर भी आज सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए अब हम आगे की क्लास कल देखेंगे। कल हम लोग देखने वाले धारा किसे कहते हैं, ड्रिफ्ट किसे कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे सवाल बनते रहते हैं कि गर्म धाराएं क्या होती है, ठंडी धाराएं क्या होती है। और ये जो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके की धाराएं मिलती हैं उनके बारे में भी जानेंगे। जैसे कनारी की धारा, आइसलैंड की धारा ये पूरे वर्ल्ड में मिलती हैं, तो इन धाराओं के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कल अपने साथ एटलस लेकर या फिर वर्ल्ड मैप लेकर बैठेंगे। जिनके पास वर्ल्ड मैप है वो अपने पास वर्ल्ड मैप लेकर बैठिएगा। और जिसके पास भी एटलस एटलस है वो एटलस लेकर जरूर बैठिएगा। क्योंकि देखिए जो भी मैं धाराएं आपको बताती जाऊंगी वो वर्ल्ड में ही बताऊंगी, तो इससे क्या है आप लोगों को देखने में समझने में आसानी होगी। ठीक है, और हर एक स्टूडेंट के पास एटलस या वर्ल्ड मैप या इंडिया का मैप तो होना ही चाहिए। क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको ना क्योंकि एज अ स्टूडेंट ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, हर चीज के लिए मैप की जरूरत होती ही है। इससे देखो दो चीजें होती हैं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो इससे डायरेक्ट सवाल भी बनते हैं, मैप के बहुत से सवाल बनते हैं। और दूसरी बात, अगर मैं कोई भी चीज पढ़ाती हूँ, कोई जगह के बारे में पढ़ाती हूँ और उसे अगर आप डायरेक्टली देख लेते हैं तो वो चीज आपके दिमाग में ज्यादातर बैठी रहती है, ज्यादा टाइम तक बैठी रहती है। और वैसे भी आज के करंट में इतने मुद्दे चलते रहते हैं हर जगह के, तो इससे क्या है कि आपको पता रहता है कि कौन से जगह के बारे में करंट में मुद्दा चल रहा है। तो अगर आपने देखी है वो जगह मैप में तो आपको एकदम से उसे रिलेट कर पाते हो। ठीक है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज थोड़ी हिचकी हो गई तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ क्लास। बाकी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। और कल मैप लेकर जरूर बैठना। कल
कल का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धाराएँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कल समझ आएगा। और है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने अब हर संडे एक चर्चा परिचर्चा का एक टॉपिक शुरू किया है, जिसमें हम कोई ना कोई मुद्दों पे चर्चा करेंगे, यानी कि ऐसे मुद्दे जो कि सोशल हो, जिससे हर एक की लाइफ इफेक्ट होती हो। मतलब कोई ना कोई चीज़ें जो हमारे दिन भर के जीवन में रहती हैं, उस चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा, उन चीज़ों से कैसे टैकल करना है हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो वो सीरीज में आप मेरी ज़रूर देखना। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ मैं अपनी क्लास की अपडेट और अपने लाइव सेशन के अपडेट देती रहती हूँ। उसके अलावा करंट अफेयर में जो भी बातें मुद्दे चल रहे हैं वो भी मैं भेजती हूँ। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे रिवीजन करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैंने संडे में एक वीडियो डाल दी है, वो जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज।